सुप्रभात मित्रों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 8 न रे इसका भाग 2 देखने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह जो लेखक हैं डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय वो इलाहाबाद की ओर जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और अपनी इस यात्रा का उन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो साथियों, हम आज देखते हैं कि उन्होंने अपनी यात्रा में आगे क्या देखा। जूट के गलने से उसका रंग पानी में उतर आया है, पूरा पोखर कलुआ गया है। ऐसे विषैले पानी में मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है, वे इच्छा मृत्यु मांगती हैं। साफ सुथरे पानी वाले पोखरों के किनारे पानी में बंसी डालकर बैठे ध्यानावस्थित लोग कब मछली कटिए की डंडी झकझोरे, कब बंसी की डोरी मछली को खींचे। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 महीनों में जी तोड़ मेहनत की है। जोताई, बोआई, रुपाई, निराई, तब कहीं जाकर धान की हरी तिमा लहराती है। अब उन्हें फुर्सत मिली है बंसी लेकर पोखर के किनारे बैठना उनका शौक़ है, उनका मछली से गहरा नाता है। इस शौक़ में तन मन एकाग्र हो जाता है, महानंदाएँ आती जाती रहे, न कुछ और दिखाई देता है और न कुछ सुनाई देता है, दीन दुनिया से बेखबर। तो साथियों, हम ये देखते हैं कि उपाध्याय जी जो है वो अपनी यात्रा में जिस प्रकार आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर उन्हें दिखाई देता है कि गड़ई हमने देखा था जहाँ पर जूट को दबा दिया जाता है, पानी में भिगो दिया जाता है और गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो उसी के आगे वो बता रहे हैं कि जूट के गलने से जूट का जो रंग है वो पानी में आ चुका है और उससे पानी थोड़ा विषैला हो गया है और मछलियाँ जो हैं उन्हें वहाँ पर ऐसे पानी में सांस लेने में दिक्कत होती है और वो मरना चाहती हैं। और साफ अभी ये जितनी भी मेहनत, जी तोड़ मेहनत लोगों ने की हुई है, अब उन्हें सिर्फ थोड़ा इंतज़ार करना है। तो इस इंतज़ार की घड़ियों में वो व्यक्ति क्या करते हैं, साफ़ सुथरे पानी वाले पोखरों के बाहर मछली पकड़ने का कांटा डालकर बैठ जाते हैं और मछली के फंसने का इंतज़ार करते रहते हैं। और उस वक्त वो उस पोखरों में इतने ध्यान से तल्लीन होकर मछलियों का इंतज़ार करते हैं कि कितनी भी महानंदाएँ वहाँ से आए जाएँ, अर्थात उनके आसपास कोई भी घटना हो उसका उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने काम में ही मशगूल रहते हैं। तो इस तरह वो दीन दुनिया से बेखबर अपना कार्य करते जाते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, और उधर कलियाचक में क्या हो रहा है। दूर नहीं है मालदा, प्रसिद्ध है आम के लिए बाग का जिला, बंगाल का जिला मालदा। उसी ज़िले का एक उपनगर है कलियाचक। काल चक्र का तद्भव रूप है कलियाचक, कितना विद्रूप हो गया है तद्भव। यात्रा के दौरान आगे बढ़ते हुए जब रेलगाड़ी आगे बढ़ रही है तो वो कलियाचक के पास आ गई है, जो कि मालदा के नज़दीक है। और मालदा जो है वो बंगाल का एक ज़िला है जो कि आम की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। और उसी ज़िले का एक उपनगर है कलियाचक, जिसके लिए लेखक ने कहा है कि काल चक्र का तद्भव रूप है कलियाचक। तद्भव मतलब उसी से वो बना है। काल चक्र इस शब्द से कलियाचक शब्द बना है। ये जो उपनगर है बांग्लादेश की सीमा रेखा पर अवस्थित है। सीमा रेखा पर बाढ़ खड़ी है, बाढ़ के दोनों ओर खेत हैं, पुलिस और बीएसएफ है। खेत में मजदूर किसान काम कर रहे हैं। किशनगंज के बाद परिदृश्य बदल जाता है। उत्तर बिहार का यह विस्तृत भूभाग आरंभ होता है जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी विनाश लीला करता है। जहाँ तक देख पा रहा हूँ पानी ही पानी, पेड़ रूख पानी में, घर द्वार पानी में, कहाँ गए लोग। साथियों, यहाँ पे लेखक जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि बांग्लादेश की सीमा रेखा पर अवस्थित जो उपनगर है उसकी स्थिति जो कि बाढ़ से पूरी तरह से आलोपित हो चुका है। और किशनगंज का दृश्य उन्होंने बताया था, दूर दूर तक हरे हरे खेत उन्हें नज़र आ रहे थे, बहुत उनके अनानास के फसल वगैरह उन्होंने देखी थी। परंतु अब जब आगे बढ़े हैं तो उत्तर बिहार का एक विस्तृत भूभाग दिखाई दे रहा है जो कि पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है और वहाँ पर बाढ़ का जो दृश्य है वो देखने मिलता है। तो बाढ़ तो 1 महीने पहले आई थी, लेकिन अभी भी पानी उतरा नहीं है। वो देखते हैं कि हर चीज़
पेड़ हो या घर हो, सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। पशु पक्षी कहाँ चले गए? 1 महीने पहले बाढ़ आई थी, परंतु अब भी पानी उतरा नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर बिहार का यह अंचल धंसा हुआ है। प्रतिवर्ष हवाई सर्वेक्षण होता है। तो साथियों, ये लेखक ने हमें बताया कि बाढ़ का किस तरह से वहाँ पर दृश्य दिखाई देता है। ऊंची ज़मीन की विशद पट्टी पर रेलवे लाइन बिछी हुई है। महानंदा पानी के अक्षितिज विस्तार के बीच चली जा रही है। कुछ स्टेशनों के करीब राहत शिविर लगे हुए हैं। जनसंख्या विस्फोटक बच्चे खेल कूद कर रहे हैं। सर्वहारा परिवार की एक स्त्री शिविर के द्वार पर बैठी दर्पण के सामने केश विन्यास कर रही है। बिहार का शोक कोसी। अगर शमशान भूमि में भी शिविर लगा दिया जाए तो भी वह विस्थापित परिवार की कुलवधू मसान की पीठ कर बैठकर वेणी संहार करेगी। ये बताया जा रहा है। कोसी जो है वो नदी है जिसे कि बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के कारण वहाँ पर बाढ़ आ जाया करती है। साथियों, जब हम रेल यात्रा करते हैं तो उस दौरान हम ये देखते हैं कि रेल के बाहर जो दृश्य हमें दिखाई देता है, आप उसकी कल्पना कीजिए कि कहीं पे पेड़ दिखते हैं, कहीं पे तालाब दिखते हैं, कहीं बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, कहीं कोई महिलाएं कुछ काम करती हुई दिखती हैं, कहीं कोई अपने बालों को संवारती हुई नज़र आती। तो यही सारा दृश्य जो है वो लेखक हमें बता रहे हैं कि इस तरीके से वो दिखाई दे रहा है। और बिहार के शोक कोसी को वो कह रहे हैं कि अगर शमशान भूमि में भी शिविर लगा दिया जाए तो भी वह विस्थापित परिवार की कुलवधू मसान की पीठ पर बैठकर वेणी संहार करेगी। कि यदि शमशान पर भी शिविर लग जाता है तो वहाँ पर भी उसका उत्पात जो है वो कम होने वाला नहीं है। इधर बाढ़ में डूबा बिहार पानी से मुक्ति चाहता है, उधर महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड परम वृष्टि पाकर निहाल हो रहे हैं। कटिहार के बाद भू दृश्य फिर बदलता है। बाढ़ के दृश्य अब नहीं दिख रहे हैं। शाम का धुंधल का उतर रहा है। तो साथियों, उपाध्याय जी जब रेल यात्रा के साथ दौरान आगे बढ़ते हैं तो वो ये बताते हैं कि बिहार जो है वो बाढ़ से मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड परम वृष्टि पाकर निहाल हो रहे हैं। फिर कटिहार के बाद भूदृश्य जो है, भूदृश्य यानी कि धरती का दृश्य, धरती पे जो चल रहा है वो सब कुछ बदल रहा है और बाढ़ के दृश्य यहाँ पर अब नज़र नहीं आ रहे हैं। शाम का धुंधल का उतरने लगा है। बिहार रात की बाहों में और मैं निद्रा के अनंत में। तो साथियों, यात्रा के दौरान अब शाम हो गई और रात के अंधेरे में बिहार जो है वहाँ पे भी अंधेरा दिख रहा है और लेखक जो हैं वो भी अब अपनी निद्रा में सोने लगे हैं। इसके पश्चात सुबह का दृश्य वो हमें बताएंगे क्या हुआ था। ये हम फिर अगले वीडियो में देखते हैं।